हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह वीडियो कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो हमारे भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है इसको अध्ययन करना। और क्योंकि आप चाहे जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हों, यूपी बोर्ड के अलावा चाहे जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हो वहाँ यह जरूर पूछा जाएगा। यदि आप साथियों इस वीडियो को अध्ययन कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। और जो हमारे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, सभी लोग लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो देख सकते हैं अध्याय 4 कृषि यानी एग्रीकल्चर। उसके बाद देखें सामाजिक विज्ञान इकाई 2 अब भूगोल के अंतर्गत है भूगोल। तो अभी आता है कृषि। अब कृषि के प्रकार, क्योंकि साथियों ये नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगा था, तो आप लोग लाइक करते रहें। तो देखिए कृषि के प्रकार। अब प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। वह कृषि जिसमें केवल इतनी उपज हो कि परिवार का पेट किसी तरह से भर जाए, जीविका निर्वाह कृषि कहलाती है। इसे कर्तन दहन खेती भी कहते हैं। कर्तन दहन खेती भी कहते हैं। इसमें भूमि के किसी टुकड़े की वनस्पति को पहले काटा जाता है, फिर जला दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट, जला दिया जाए। जीविका निर्वाह कृषि कहलाती है। इसे कर्तन दहन माने जलना होता है ना, दहन खेती भी कहते हैं। इसमें भूमि के किसी टुकड़े की वनस्पति को पहले काटा जाता है, फिर जला दिया जाता है। अब आगे क्या है, बची हुई राख को मिट्टी में मिलाकर फसल उगाई जाती है। 2-4 बार खेती करने के पश्चात मतलब बाद उस भूमि को परती छोड़ दिया जाता है, फिर एक नई भूमि को खेती के लिए तैयार किया जाता है। इससे पहले वाली भूमि को इतना समय मिल जाता है कि प्राकृतिक तरीके से उसकी उर्वरता वापस आ जाए। अब इसमें क्या है, झूम, पामलू, दीपा, बेबर या दहिया, कुमारा, कुरवा, मिल्पा, मसोले इस खेती को और भी अन्य नामों से जाना जाता है। इतने नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, जमीन के छोटे से टुकड़े पर कृषि आदिम उपकरण जैसे कुदाल, दाव और खुदाई की छड़ें। नेक्स्ट, इस प्रकार की खेती मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। कर्तन एवं दहन कृषि उदाहरण क्या है, झूमिंग आदि। अब गहन निर्वाह कृषि क्या है, गहन निर्वाह कृषि इस तरह की कृषि सघन आबादी वाले इलाकों में की जाती है। इस कृषि में जैव रासायनिक पदार्थों और सिंचाई का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इस तरह की कृषि पर जनसंख्या का भारी दबाव रहता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों उसका। नेक्स्ट, जनसंख्या के उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में कृषि, थोड़ा वो लिख उठा है टाइप होने में, वाले है, ये वाले है।
वाले क्षेत्रों में कृषि। देखो, श्रम प्रधान कृषि उच्च उत्पादन के लिए जैव, रासायनिक और सिंचाई की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भूमि धारण का आकार अलाभकर है, अलाभकर है। और उसके बाद फिर वाणिज्य कृषि क्या है, जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक प्रयोग के लिए उगाया जाता है, व्यापारिक कृषि कहलाती है। यह कृषि करने का एक आधुनिक तरीका है। इस प्रकार की कृषि में बड़ी भूमि, श्रम और मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कृषि के व्यवसायीकरण का स्तर विभिन्न राज्यों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए, व्यवसायीकरण का स्तर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। जैसे हरियाणा, चलिए इसको फिर देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें कृषि यानी वाणिज्य कृषि क्या है, जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक प्रयोग के लिए उगाया जाता है, व्यापारिक कृषि कहलाती है। यह कृषि करने का एक आधुनिक तरीका है। इस प्रकार की कृषि में बड़ी भूमि, श्रम और मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कृषि के व्यवसायीकरण का स्तर विभिन्न राज्यों में अलग अलग, जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, लेकिन उड़ीसा में यह आजीविका फसल है। रोपड़ कृषि भी इस प्रकार की वाणिज्यिक फसल है, इस प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे आधुनिक इनपुट की। नेक्स्ट यहाँ पर हो गया है, देखो यहाँ और है, यहाँ पे लास्ट में और है, और अब आगे HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक और यहाँ पे और कीटनाशक जैसे आधुनिक इनपुट की उच्च खुराक का उपयोग। रोपड़ एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना और केले का बागान व्यावसायिक खेती के उदाहरण है। व्यावसायिक में इतना चीज़ आता है, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, केला, ये सब व्यावसायिक मतलब नगद पैसा जिससे मिलता हो तुरंत। गन्ना क्या है, गन्ना व्यावसायिक फसल है, उसमें पैसा आपको मिल जाएगा तुरंत। केला भी मिल जाएगा, कॉफ़ी मिल जाएगी, और चाय में भी नगद फसली है, ये सब ये व्यवसायिक में आता है। उसके बाद फिर भारत में फसलों के मौसम को समझना क्या है। रबी, पहला रबी बहुत महत्वपूर्ण है। रबी में फसलों की बुआई के समय कम तापमान एवं गर्म जलवायु की ज़रूरत होती है। यह मानसून के अंत में लगाई जाती है। अब क्या है, बुआई अक्टूबर से दिसंबर, कटाई अप्रैल से जून। उदाहरण में क्या है, गेहूँ, जौ, मटर। चलिए फिर देख लेते हैं हम। देखिए, बुआई अक्टूबर से दिसंबर, कटाई अप्रैल से जून। उदाहरण गेहूँ, जौ है, गेहूँ, जौ, मटर, सरसों प्रमुख। उत्तर प्रदेश, पंजाब प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। अब इसके बाद फिर नंबर 2 खरीफ अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पतझड़। इसे मानसूनी फसल भी कहते हैं क्योंकि यह मानसून के शुरुआत में लगाई जाती है। इन फसलों के लिए अधिक तापमान और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, इन फसलों के लिए अधिक तापमान और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। बुआई इसकी कब होती है, बुआई मई से जुलाई के बीच में होती है। कटाई सितंबर से अक्टूबर तक हो जाती है। अब उदाहरण क्या है, जैसे धान, बाजरा, अरहर, मक्का, गन्ना, कोदो, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, उड़द, मूंग। प्रमुख उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल। अब आगे नंबर 3 जायद की फसल।
जायद की फसल क्या होती है? जायद रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। यानी रबी और खरीफ के बीच में जो बोई जाती है उसे जायद फसल कहते हैं। जैसे यह सब्जियों की खेती का उपयुक्त समय है। बुआई की कब होती है? अप्रैल से जून। अप्रैल से जून। उदाहरण क्या है? तरबूज, खरबूजे, ककड़ी, खीरा भी आता है इसमें, खीरा, उड़द, मूंग, लोबिया, ये सब इसी में आता है। और उसके बाद चलिए अब देखिए प्रमुख फसलें क्या हैं। और पहला खाद्य फसलें, नंबर 1 खाद्य फसलें गेहूँ, चावल, मक्का, दलहन, तिलहन। अब नंबर 2 नकदी फसलें क्या है? चाय, कॉफ़ी, रबड़, जूट, कपास। ठीक। नंबर 3 बागवानी फसलें फल, फूल, सब्जियां, ये आता है इसके अंतर्गत। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट आगे क्या है? मुख्य फसलें। मुख्य फसलें क्या है? मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब सबसे महत्वपूर्ण है चावल कहाँ उगाया जाता है। देखिए चावल यानी राइस। अब क्या है? भारत में चावल की खेती बहुत बड़े भूभाग पर की जाती है। यह भारत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में दैनिक भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर इसे पकाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 चावल सबसे मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। भारत पहला नंबर चीन, दूसरा नंबर भारत। यह एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल चावल जो है खरीफ की फसल है। नंबर 3 इसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 अंश सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेमी से अधिक वर्षा। यानी 25 सेल्सियस से अधिक तापमान हो गया और 100 सेमी से अधिक वर्षा हो गई तो चावल बढ़िया होगा। इसके बाद की आवश्यकता होती है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। उत्पादक राज्य कौन कौन हैं? पंजाब। नेक्स्ट पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान। नंबर 4 गेहूँ कैसे है? गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। नंबर 5 इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं की बुआई धान की फसल के बाद की जाती है। गेहूं की बुआई किस समय तथा पर्याप्त नमी होने पर करनी चाहिए, अन्यथा उपज में कमी आ जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट नंबर 6 गेहूं में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। गेहूं की खेती बलुई दोमट, भारी दोमट, मटियार एवं कावर भूमि में की जाती है। साधनों की उपलब्धता होने पर हर प्रकार की भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। नंबर 7 देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में
गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। अब आगे क्या है, मोटे अनाज यानी मिलेट्स। मिलेट्स जैसे क्या है, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज भी कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। नंबर 9 क्या है, मोटे अनाज बढ़ती उम्र के बच्चों, शारीरिक मेहनत करने वाले कामगारों तथा बूढ़े लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए क्या है, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। आगे 10 नंबर, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी जवा जिसे कहते हैं, ज्वार जिसे क्या बनता है, सतुआ बनता है, महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 11, सरकार ने 2018 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था। उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। 12 क्या है, 12 नंबर, बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। नंबर 13 क्या है, बाजरा शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। बाजरे का प्रयोग उत्तर भारत में ठंड के अक्सर प्रयोग किया जाता है। ठंड में बाजरे का प्रयोग उत्तर भारत में ठंड यानी ठंडी में प्रयोग करते हैं, अक्सर प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 14, इसमें प्रोटीन, लौह तत्व, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट आदि पाए जाते हैं। बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। इतने स्थान पर बाजरा ज़्यादा होता है। नंबर 15, मक्का। यह एक मक्का प्रमुख खाद्य फसल है। यह मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है जो खाद्यान्न व चारा दोनों में प्रयोग होती है। नंबर 16, यह एक खरीफ फसल है जो 21 अंश सेल्सियस से 27 अंश सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। नंबर 17, आधुनिक प्रौद्योगिक निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। इन राज्यों का नाम याद करना आपको आवश्यक है साथियों, क्योंकि ये पूछा जाता है मक्का किस राज्य में ज़्यादा पाया जाता है। तो पहला स्थान क्या है, कर्नाटक है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मक्का मुख्य रूप से पाया जाता है। अब दालें क्या है, दालें 18 नंबर, दालें। भारत
विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं। इसमें क्या तूर इसको बोलते हैं, तूर, अरहर को तूर बोलते हैं। फिर उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। फिर से देख लीजिए, तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मुख्य दलहनी फसलें हैं। नंबर 19, दलहनी फसलों में अरहर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अरहर की दाल में लगभग 20 से 21% प्रोटीन पाया जाता है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। नंबर 20, फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन रोटेटिंग में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी उसका। नेक्स्ट, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें क्या है? पहला क्या है? गन्ना फिर से आ गया है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। कई बार पूछा गया है। यह फसल 21 अंश सेल्सियस से 27 अंश सेल्सियस तापमान और 75 अंश सेमी से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। नंबर 2, ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देख सकते हैं, पहला ब्राज़ील, दूसरा भारत। गन्ने की खेती लोगों को रोजगार देती है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश कहाँ ज़्यादा होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है गन्ना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। लेकिन पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य है। अब नंबर 4, भारत के गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं? यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे में है। चीनी प्रौद्योगिकी मिशन नई दिल्ली में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में है। आगे, अब नंबर 5, तिलहन क्या है? तिलहन की खेती के लिए जुलाई महीना सबसे अच्छा माना जाता है। तिलहन की खेती में पानी की कम आवश्यकता होती है। साथ ही यह पशुओं के चारे के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, भी उपलब्ध है। 6 नंबर में क्या है? 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2017 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। नंबर 7, देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर
कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं जिससे तेल मिलता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नंबर 8, इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है। देख सकते हैं तेल कई चीज़ों में पड़ा होता है। तेल से आप कई चीज़ बनाते हैं, खाना से लेकर सौंदर्य प्रसाधन तक। और प्रत्येक व्यंजन बनाने में भी तेल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कढ़ाई में तेल डालकर आप छानते हैं, जैसे पकौड़ी छानना, पूड़ी बनाना, और दुकान पे देखो समोसा, तो ये सब कहाँ तेल के कारण ही बनते हैं सब। तेल या घी, बात वही है। तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं नहीं सर घी नहीं, घी तेल बात एक ही हो गई ना। चाहे इससे बनाओ चाहे उससे बनाओ, वो भी तो टहकने के बाद तेल बन जाता है। चलिए अब नंबर 9 क्या है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 2016-17। 10 नंबर क्या है। मूंगफली की खेती के लिए अच्छे जल निकास भुरभुरी, दोमट व बलुई भूमि की आवश्यकता होती है। मूंगफली की फलियों का विकास भूमि के अंदर होता है। आगे चाय है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नंबर 11 देखिए। चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। रोपड़ में चाय आता है, रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। यह चाय के पौधों की पत्तियों से बनता है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। नंबर 12, अंग्रेज जब आए तो जो है चाय लेके भारत में आए थे। नंबर 12 क्या है। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। नंबर 13, चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम पहले कहते नहीं, असम की चाय है। असम नंबर 1 पे है। पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता भी है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आंध्र प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। नंबर 14, सन 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। जैविक खेती के कारण जैविक चाय का भी उत्पादन बढ़ा है। इसकी खेती मुख्यतः फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका एवं ब्रिटेन में की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है। काफ़ी देखिए, काफ़ी क्या है। काफ़ी को कहवा भी कहते हैं। काफ़ी की खेती छायादार स्थानों पर की जाती है। काफ़ी की खेती करने के लिए समशीतोष्ण जलवायु एवं कार्बनिक पदार्थ युक्त दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। नंबर 16, भारतीय काफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में
अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। नंबर 17, इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। 18 नंबर देखिए, बागवानी फसलें। बागवानी एक व्यापक क्षेत्र होने के साथ साथ कला और विज्ञान है। इसमें फलों और सब्जियों के अलावा विभिन्न प्रकार के फूलों, जड़ी बूटियों एवं सजावटी पौधों का वैज्ञानिक उत्पादन, प्रयोग तथा व्यवसायीकरण किया जाता है। अब नंबर 19 क्या है? सन 2017 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन है। बागवानी फसलों के अंदर फल आता है और सब्जी आती है। फल, सब्जी, ये सब जो है बागवानी फसलें हैं। नेक्स्ट 20 क्या है? भारतीय फलों, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल यानी कोलकाता के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। अब आगे 21, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की स्थापना 4 सितंबर 1972 को भारतीय बागवानी संस्थान बेंगलुरु में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक। चलिए 22 नंबर देखिए, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग बोरे, तिरपाल, रस्सियाँ, दरी, तंबू, कपड़े तथा कागज बनाने में किया जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब नेक्स्ट नंबर 23 क्या है? कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2017 से दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। यह एक लंबी अवधि की फसल है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात
और महाराष्ट्र यहाँ पे ज़्यादा होती है कपास, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है सब। नेक्स्ट, अब आगे क्या है, कृषि प्रक्रिया क्या है। पहले जुताई होगी, फिर बुआई होगी, फिर सिंचाई होगी, निराई, फिर खाद डालना, फिर कीटनाशकों का छिड़काव, कटाई, फिर थ्रेसिंग, तब जाके अनाज आपको मिलेगा। इतनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है अनाज पाने के लिए। जुताई से लेकर अनाज तक की प्रक्रिया को कृषि प्रक्रिया कहते हैं। अब चलिए इसके बाद क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। नंबर 1, भारत में चावल ऊंचाई और जलवायु की बदलती स्थितियों में बोया जाता है। चावल की फसल को गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता है। चावल की फसल के लिए तापमान 50 से 52 सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इसके बाद चावल की खेती मुख्य रूप से 2 प्रकार की मिट्टी में की जाती है। ऊपरी भूमि, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ऊपरी भूमि, निचली भूमि। चावल हरियाणा और पंजाब में एक वाणिज्यिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। मेहर, सरीफुल आदि चावल की किस्में भारत में पाई जाती हैं। चावल एक आता है महकता चावल है, सांभर चावल बहुत महकता है। अब इसके बाद फिर क्या है, नंबर 2, कृषि की वह विधि जो एक बड़े भाग में उन्नत किस्म के बीजों, कीटनाशकों एवं आधुनिक कृषि यंत्रों के साथ एक निश्चित फसल का उत्पादन, व्यापार व निर्यात के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे रोपण कृषि कहते हैं। विशेषताएं, कृषि के एक बड़े भाग की प्रधानता, आधुनिक कृषि पद्धति का प्रयोग, कृषि रसायनों एवं उर्वरकों का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो साथियों, इस नोट्स में उतना ही लिखा गया है जितना आपके दिमाग में बैठ जाए और आप परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए। विचाराधीन में नहीं फंसना है कि हाँ वो करें वो नहीं, संकल्प आपको लेना है आगे बढ़ने के लिए। तो अब आगे क्या है, अधिक मात्रा में प्रयोग, कच्चे माल का उत्पादन आदि। नेक्स्ट है, भारत में महत्वपूर्ण रोपण फसलें चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि। नंबर 4 क्या है, चावल भारत के अधिकांश लोगों की मुख्य फसल है। हमारा देश दुनिया में चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल को त्योहारों और विशेष अवसरों पर पकाया जाता है। नंबर 5, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती है। ये है आस, अमन और बोरो। अब नंबर 6 क्या है, गेहूँ भारत की एक मुख्य फसल है। गेहूँ की खेती के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे देखिए, जो गेहूं की खेती सिंचाई पर स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब आगे क्या है, गेहूं की खेती सिंचाई पर निर्भर है। भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मुख्य फसल उत्पादक राज्य है। नंबर 7, भारत में गेहूं के बाद उगाई जाने वाली दूसरी मुख्य फसल मक्का है। अब मक्का की खेती मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक की जाती है। कई बार पूछा गया पहाड़ी इलाकों में किसकी खेती की जाती है, मक्का की खेती। दोनों में, मैदानी पहाड़ी दोनों में मक्का की खेती की जाती है। मक्का मनुष्यों और पशुओं के आहार के साथ औद्योगिक नज़रिए से भी खास है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, यानी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन तीनों चीज़ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मक्का की फसल के लिए 400 से 600 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। 8, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण मोटे अनाज हैं। हालांकि इसकी रिसार्ट लीजिए इसका। नेक्स्ट,
हालांकि इनको अनाज के रूप में जाना जाता है, किंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक है। ज्वार क्षेत्र और उत्पादन के संबंध में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। नंबर 9, भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। नंबर 10, गन्ना भारत की महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ने की खेती के लिए काली मिट्टी, पीली मिट्टी तथा रेतीली मिट्टी उत्तम मानी जाती है। ये तीनों मिट्टियों में हो जाएगा गन्ना आसानी से। चलिए नेक्स्ट 11, मूंगफली। मूंगफली भारत की मुख्य तिलहनी फसल है। मूंगफली की खेती के लिए अच्छे जल निकास, भुरभुरी, दोमट व बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है। नंबर 12, दुनिया में चाय उत्पादन में 2020 में चीन प्रथम और भारत दूसरा स्थान था। चाय के उत्पादन में चीन प्रथम, भारत दूसरा स्थान था। अब फिर आगे क्या हुआ है, नंबर 13 में देखिए, 2013 में भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश था। भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। अब नेक्स्ट क्या है, 14, फसल चक्र। फसल की उत्पादकता और भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों का उगाना फसल चक्र कहलाता है। चलिए, एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों का उगाना फसल चक्र कहलाता है। नंबर 15, कर्तन दहन प्रणाली, स्थानांतरित कृषि। ये क्या है, एक स्थान दूसरे स्थान, स्थानांतरण माने यहाँ से वहाँ जाना। देखो अब क्या, स्थानांतरित कृषि वह कृषि होती है जिसमें भूमि का टुकड़ा कुछ समय के लिए फसल बोने के लिए तैयार किया जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद भूमि के दूसरे टुकड़े को चुन लिया जाता है। यह सबसे पुरानी कृषि पद्धति है और हजारों वर्षों से चली आ रही है। स्थानांतरित कृषि के कारण मृदा अपरदन होता है। अब आगे श्वेत क्रांति, श्वेत में दूध आता है। नेक्स्ट चलिए इसको चलिए देखो, श्वेत क्रांति में क्या है, दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों में सुधार लाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, यानी दूध उत्पादन को क्या कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड। नंबर 17 क्या, हरित क्रांति। उत्पादन बढ़ाने, विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए HYV बीजों के उपयोग, आधुनिक प्रौद्योगिकी, उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग। 18 क्या है, जूट की खेती गर्म और नम जलवायु में होती है। जूट रेशेदार पौधा है। इसका प्रयोग बोरी, दरी, तिरपाल, टाट, रस्सियाँ आदि बनाने में किया जाता है। भारत में यह खेती बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में की जाती है। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जैसे जूट को गोल्डन सोना के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है, इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, या इस प्रश्न को तैयार कर लेना है। विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालना क्या कहलाता है। इसके बाद फिर कौन सा देश विश्व में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसलों के नाम लिखो। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखी। दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण लिखो। तो साथियों इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आप इसको तैयार कर लेंगे। और इसी के साथ यहाँ तक पूरा मैंने करा दिया हूँ। अब इसका अध्ययन आप वीडियो को देख करके एक बार में नहीं तो 2 बार में देखिए
और इसका अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि यही से प्रश्न बार बार एग्जाम में बनेंगे और पूछे जाते हैं। जो हाई स्कूल के साथ साथ यह जो कंपटीशन के स्टूडेंट जो चैनल पर जुड़े हैं उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जिनका जीके बढ़िया था और जिनकी सोशल साइंस अच्छी गई, उन्हीं की सिलेक्शन जो है सरकारी नौकरियों में भी हुआ है। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्योंकि जीके का क्वेश्चन अनलिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है पूछा जा रहा है, तो इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है साथियों। तो इसी के साथ यह वीडियो हो पूरा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसका सेकेंड पार्ट हम जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।